अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम जी क्लास 7 का जो साइंस का जो टॉपिक है साउंड वेव्स चैप्टर नंबर 10 वो पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं लेट ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि कंटिन्यूसली काम कर कर के बिल्कुल माइंड जो है ना मतलब उसने काम करना छोड़ दिया था। ये वाली सिचुएशन थी। तो मैं सोच रही थी कि 1-2 दिन के लिए मैं ब्रेक ले लेती हूँ और कोई वीडियो ना बनाऊँ। तो लेकिन ये था कि मैं वीडियो अपलोड कर रही थी, 1-2 अपलोड कर रही थी। अगर मैं ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में वीडियो बनाती तो फिर ये कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना नहीं होती। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा-सा एक एक ही वीडियो मैंने कोई अपलोड की थी, तो इस वजह से। लेकिन मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि रूटीन पे आ जाऊँ। बहुत सारे प्लान्स मैंने बना लिए हैं, चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, साइंस की आपसे एक मॉक टेस्ट लेनी है, उसके अलावा साइंस के हमने बिल्कुल एमसीक्यूज़ नहीं किए, वो भी करने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान की हुई हैं इंशाल्लाह। बस दुआ किया करें, सेहत साथ दे और मतलब ऐसा कोई हालात पैदा ना हो कि जिसकी वजह से आपका ये काम रुके। ठीक है, तो इस चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है क्योंकि चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मज़े का चैप्टर है। तो इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है ताकि बहुत अच्छे से हम इसको पढ़ सकें। साउंड के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसकी एक-एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन आता है हमेशा कि व्हाट कॉज़ वेव्स? वेव्स क्यों बनती हैं? ठीक है, ये क्यों बनती है? बिकॉज़ ऑफ इट इज़ द वाइब्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट कॉज़ वेव। ठीक है, अगर हम पानी की बात कर रहे हैं, जो पानी की ये वेव्स की बात हो रही है, तो फिर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें जो वाइब्रेशन पैदा होती है, उसकी वजह से वेव्स बनती हैं। ठीक है, जिसमें रिपल या वेव्स एज़ द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। रिपल टैंक के बारे में हमने पढ़ा था, किस तरीके से उसको हम हिट कर रहे थे, तो वहाँ से वाइब्रेशन पैदा हो रही थी। ठीक है, अब हम ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेव्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है जी, डन हो गया। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रेवल थ्रू डिफरेंट वेव्स। अगर हम डिफरेंट वेव्स देख रहे हैं तो उसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो ट्रेवल हो रही होती है। ये जो वेव्स होते हैं ये मुख्तलिफ डिस्टिंक्टिव मतलब मुख्तलिफ, इन वेव्स में मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस साउंड वेव की बात करें तो उसकी डिफरेंट होगी, अगर हम वाटर वेव्स की बात करें तो उसमें करैक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे। तो अगर हम साउंड वेव की बात करें तो साउंड वेव जो है उसको मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे ट्रैवल करने के लिए, जैसे मेटल है, वाटर है, एयर, इस टाइप का कोई भी इसको मीडियम चाहिए होता है टू ट्रैवल। ये आप देख सकते हैं, 2 पिक्चर्स हैं साउंड वेव की। अच्छा, ऊपर हमने 2 लफ्ज़ पढ़े, एक था आपका ट्रांसवर्स वेव एंड दूसरी है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इसको हम नीचे आ जाते हैं और नीचे इसकी पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, इस तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले आप पिक्चर देख लें लॉन्गिट्यूडिनल वेव की और ट्रांसवर्स वेव की। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं और ये आपके ट्रांसवर्स वेव्स की हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में अगर आप देखें तो एक टर्म यूज़ हो रहा है यहाँ पे, 2 टर्म्स बल्कि, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पे और ट्रांसवर्स वेव में 2 टर्म यूज़ हो रहे हैं, विच इज़ द क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ्स। तो जिन वेव्स में कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शंस होती हैं, जैसे फिगर में शो हो रहा है, जैसे विथ ऑस्किलेशंस। ऑस्किलेशंस मीन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पैरेलल टू द डायरेक्शन। ये देखिए, ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में ये आपके जो है पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, उस वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जिस वेव्स में 2 टर्म यूज़ हो रहे हैं, कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शंस, and with oscillation mean movement of particles with parallel to the direction of wave propagation are named as longitudinal wave। ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें जैसे सिस्मिक
एंड साउंड वेव्स जो हैं उनके ये एग्जांपल्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के। और अगर हम ऑन द अपोजिट साइड देखें तो वो वेव्स जिसमें क्रस्ट एंड ट्रफ्स टर्म्स यूज़ हो रहे हैं विद द ऑस्किलेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ particle perpendicular to the direction of wave propagation is called transverse waves। तो थोड़ा सा आपने इसको एकदम जहन में रख देना है कि वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हो रहा था कि इसमें जो पार्टिकल्स की मूवमेंट थी वो पैरेलल थी टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में क्या है कि जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है दैट आर दी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। अब जैसे इन सॉलिड साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। अगर हम सॉलिड में देखें जो साउंड वेव्स पैदा होती हैं वो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेट ऑन देयर रेस्ट पोजीशन एंड पास एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक मॉलिक्यूल को देंगे फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल को फिर तीसरे को। ठीक है, इस वजह से इनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। जबकि उसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना उसमें फ्लूइड में या लिक्विड में या गैसेस में, वो अलाउ करता है सिर्फ और सिर्फ जो लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव होते हैं वो उसमें जो है ट्रैवल कर सकें उनमें, मतलब उनमें मीन्स लिक्विड में और लिक्विड है गैस में। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम देखें जो स्पीड एंड ऑडिबिलिटी, ऑडिबिलिटी मतलब कितना आपको सुनाई दे रहा है, और स्पीड एंड ऑडिबिलिटी ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ इट्स मीडियम। मीडियम पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ इट्स मीडियम उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, दो बातें यहाँ पे हुई हैं। सबसे पहली पॉइंट ये थी कि जो साउंड सॉलिड में जो है साउंड वेव्स जो है वो आपकी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं ऑन द रेस्ट पोजिशन एंड और वो फिर पास करते हैं एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, और जबकि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, जो अंदरूना मॉलिक्यूलर स्पेस होता है फ्लूइड में या गैसेस में, वो अलाउ करते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स। ये पॉइंट याद कर लें, ट्रेवल थ्रू देम मतलब उन दोनों में से। और आगे देखें जो स्पीड एंड ऑडिबिलिटी होती है ना साउंड की, वो सिर्फ डिपेंड करती है किस पे? ऑन मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ इट्स मीडियम, कि उस मीडियम के जो मॉलिक्यूलर की मूवमेंट कैसी है उस पर डिपेंड करेगा साउंड की स्पीड और साउंड का सुनने का मतलब कितना हम उसकी आवाज़ हमारे तक पहुंच रही है। अब आगे अगर हम करेक्टरिस्टिक साउंड करेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसमें आपकी वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड ऑफ दीज वेव्स, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने साउंड वेव के करेक्टरिस्टिक को समझना है तो इसलिए आपको वेव लेंथ का पता होना चाहिए, आपको फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए, आपको एम्पलीट्यूड का पता होना चाहिए एंड आपको इन वेव्स की स्पीड का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वेव लेंथ की बात करते हैं। वेव लेंथ अगर हम ट्रांसवर्स वेव में देखें, ठीक है, ये वाला जो है जो ट्रांसवर्स वेव है ये बेसिकली डिस्टेंस होता है बिटवीन इट्स टू एडसेंट क्रस्ट या ट्रफ। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के, बहुत सिंपल है इसका। देखिए ये आपने साउंड वेव बनाया, ठीक है, ये साउंड वेव है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं, इस वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेव लेंथ। ठीक है, या ये और ये वाला जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेव लेंथ। ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस, ये वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इस वाले को, ये जो ऊपर ऊपर है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और जो नीचे वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रफ, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। ठीक है, क्रस्ट हो या ट्रफ हो, एक वेव लेंथ का मतलब ये वाली जो एक वेव लेंथ है इसका इस तक जो इस वेव का इस वेव तक जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं, या सिंपल इसको ले लें। ठीक है, ठीक है, इसको बहुत सिंपल करते हैं। एक ट्रफ क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। बहुत सिंपल इसका ही कर लें। ठीक है, और उसके अलावा इसको वेव लेंथ जो है
और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आ जाएं, यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर लूँ, वेवलेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू इट्स एंड कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये देखें, इसका ये वेव यहाँ वाले का जो लेंथ होगा और यहाँ वाले का जो होगा इसको कहेंगे। ठीक है, तो इतना कोई इसका मुश्किल नहीं है, अगर आपको टर्म्स पता है तो आप इजीली कर सकते हो। और वेवलेंथ का जो सिंबल है उसको हम बोलते हैं लैम्डा। इसका आप देख लें किस तरीके से इसको बोलते हैं, और इसकी ये बेसिकली ग्रीक लेटर है और इसको मेजर करते हैं हम मीटर्स में। आगे देखें तो नेक्स्ट टर्म जो है विच इज़ द एम्पलीट्यूड, इसको मैं मिटा दूँ ताकि ईजी हो जाए। जी, तो अब वेवलेंथ के बाद अब हम पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे हमें पता है जो वेव्स हैं वो जो वेव ट्रेवल्स, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द रेस्ट पोजीशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल टू द टॉप ऑफ रेस्ट और द बॉटम ऑफ ट्रफ इज टर्म एज अ एम्पलीट्यूड। इसको मैं अगर यहाँ पे पिक्चर को अगर हम देखें ना, मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इसकी डेफिनेशन ना भी याद रखें, आप पिक्चर को देखकर आप कर लेते हैं। देखें, ये आपके एक एक वेव की पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, यहाँ से यहाँ वाला या यहाँ से यहाँ वाला, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बस इसको जहन में रख लें, यहाँ से यहाँ वाला जो डिस्टेंस होता है या यहाँ से यहाँ वाला, ये वाला जो है आपका, ये इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, सिंपल ये, ठीक है। और आगे देखें इसको अगर हम, और इसको इस एम्पलीट्यूड को भी हम मीटर में जो है मेजर करते हैं, और मीटर में भी और एज ए डेसिबल डीबी में भी, और जब हम साउंड प्रेशर की बात करें। और यहाँ पे here is not important to understand that amplitude is not the distance between the crest and trough where the difference between amplitude and wavelength is evident in figure। मतलब बेसिकली देखें ना, अगर हम वेवलेंथ की भी बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी डिस्टेंस की बात हो रही थी, अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो वहाँ पे भी डिस्टेंस की बात हो रही है। फ़र्क देखें कहाँ पे, वेवलेंथ में जो डिस्टेंस था वो था एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस था उसको हम कह रहे थे वेवलेंथ, और एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का जो डिस्टेंस था उसको हम कह रहे थे वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड हम किसको बोल रहे हैं, जो रेस्ट पोजीशन से क्रस्ट तक जो डिस्टेंस आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड, या रेस्ट पोजीशन से ट्रफ की तरफ जो डिस्टेंस आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की तरफ। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सबको पता होती है कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन अ सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो मेजर की जाती है इन हर्ट्ज़, ठीक है, हर्ट्ज़ में मेजर की जाती है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव कैन बी कैलकुलेट बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अगर आप किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये इसकी जो है फार्मूला होता है, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। टाइम आपका सेकंड्स में होगा, इसको याद कर लें, ये ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। और मतलब इस तरीके से ये टाइम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में एक ही वेव, तो इस हिसाब से ये आपकी एक फ्रीक्वेंसी बनेगी। और अगर हम बात कर रहे हैं आगे क्या है बस, और हाँ इट विल बी, अगर हम ये वाली डेफिनेशन को तो इसको थोड़ा सा देखें, ठीक है, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। व्हेन वन वेव पास थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, जो हमने ऊपर देखा कि नंबर ऑफ़ वेव्स 1 थे और टाइम भी 1 सेकेंड था, तो आपका 1 हर्ट्ज़ बनेगा। और उसको आप मेंशन कैसे करेंगे, 1 साइकिल पर सेकेंड, और एस जो डिनोट कर रही है टाइम को इन सेकेंड्स में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड की। तो साउंड की जब स्पीड की हम बात करें तो ये बेसिकली क्या है, द डिस्टेंस अ साउंड वेव कवर इन अ यूनिट ऑफ टाइम। एक यूनिट ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस जो है वो साउंड कवर कर रहा है, दैट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड ऑफ साउंड को हम मेजर करते हैं
इसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। और लाइट, बोथ लाइट एंड साउंड्स आर फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हैव डिफरेंट स्पीड। लाइट वेव ट्रेवल फास्टर एज कम्पेयर टू द साउंड वेव्स। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं कि लाइट वेव्स और जब हम साउंड वेव्स की बात करें तो लाइट वेव जो है वो ट्रेवल करती है बहुत तेज़ एज़ कम्पेयर टू साउंड वेव्स। इसी वजह से जो आपने देखा होगा जब बारिश वगैरह होती है तो जब लाइट चमकती है तो सबसे पहले जो लाइट है वो आप देखते हो, आपको आवाज़ गरजने की बाद में आती है। तो साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स मीडियम। इस पर भी डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है जिसके थ्रू साउंड आ रहा है, ठीक है। और साउंड जो है वो ट्रैवल करता है डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। और साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन डायमंड एंड स्लोएस्ट इन एयर। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमंड में बहुत जल्दी ट्रैवल करता है और एयर में स्लो ट्रैवल करता है। द स्टिफर द मीडियम द फास्टर द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे मीडियम्स कुछ बात हो रही है, और मतलब अगर एयर है तो उसमें कितना है, वाटर है तो कितना है, स्टील, तो ऐसे तो हम नहीं आ सकते ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अब हाजिर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।